हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सीडीपी के एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मतलब कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसके बारे में हम पूरे डिटेल से आज इसमें पढ़ेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है उसे भी हम इसी क्लास में कवर करते हुए चलेंगे। तो ये जो आपका जो डॉक्यूमेंट से संबंधित ये टॉपिक है एनसीएफ 2005, वो आपके शिक्षक वर्ग के तीनों वर्ग के लिए काम आएंगी, जो कि है आपका शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3, मतलब कि सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता, इन तीनों के लिए ये काम आएंगी। और जो आपका अभी सीजी टेट होने वाला है उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और जो आपका हॉस्टल वार्डन है उसमें भी जो आपका सीडीपी से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे और बिना स्किप के देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो इन सभी के लिए आपका जो सीडीपी का सेक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। और जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए, इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उसमें 500 मेंबर भी ऐड हो गए तो ये सभी पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर उसमें ऐड हो जाइए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे एनसीएफ 2005, जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी कहते हैं। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ही जो भी आपका करिकुलम होता है उससे संबंधित जो भी बातें लिखी गई हैं उसे ही हमें इसमें पढ़ना होता है, और इनसे भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और इससे जो संबंधित क्वेश्चंस हैं उसे आपने देख लिया, तो जो इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपसे अच्छे से बन जाएंगे। तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली लाइन में लिखा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परीक्षण जो एनसीएफ है 2005 एक ऐसी दस्तावेज है, मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भारत में स्कूली पाठ्यक्रम के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसमें जो आपका स्कूली पाठ्यक्रम होता है, मतलब कि जो आपका करिकुलम होता है, उसमें ही ये जो दिशा निर्देश है उसे प्रदान करता है। जो भी आपके करिकुलम से संबंधित बातें हैं उसे उसमें लिखा गया है, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें आगे लिखा गया है कि यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मतलब कि जो एनसीईआरटी होती है आपकी, जो एनसीईआरटी होती है उसके द्वारा विकसित किया गया था। जो ये आपका करिकुलम फ्रेमवर्क है उसे आपके एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को और उनकी शिक्षा को प्रासंगिक बनाने के लिए एक निर्देशिका प्रदान करना था, साथ ही साथ शिक्षा में संपूर्ण दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना था। यही सभी चीज़ें एनसीईआरटी के द्वारा बनाई गई थी। अब इसमें आगे लिखा गया है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक ऐसी दस्तावेज है जिससे ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है जिससे बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। हमें बेसिकली इसमें ये बताना है कि जो ये आपका एनसीएफ 2005 है उसमें बेसिकली बच्चों को आपको किस प्रकार से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, यही इसमें लिखा गया है। तो इसी के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो इसके सिद्धांत हैं, इन्होंने जो अपना एनसीएफ 2005 है उसमें इन्होंने 5 सिद्धांत के बारे में बताया है, और इसी 5 सिद्धांतों से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इन 5 सिद्धांतों को देख लिया अच्छे से और याद कर लिया तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। सबसे पहला सिद्धांत आप देख सकते हैं, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मतलब कि जो भी आपका ज्ञान है उसे आप स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर अगर पढ़ाएंगे तो जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से सीखेंगे। जो नॉलेज शुड बी लिंक टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल, जितना ज़्यादा आप उनसे जो बाहरी जीवन से जोड़कर उन्हें किसी भी चीज़ों को पढ़ाएंगे तो बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट करके सीख पाएंगे। यही इसमें इनके पहले सिद्धांत में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका जो दूसरा सिद्धांत इनके द्वारा बताया गया है
उसमें दिया गया है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। स्टडी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रोट सिस्टम। जितना आप पढ़ाई को रोट सिस्टम से मुक्त करेंगे उतना जो बच्चे हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। जितना आप उन्हें उनके बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे उतना जो है बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसीलिए इसमें कहा गया कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ज्ञान को जितना ज़्यादा हो सके स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। और नेक्स्ट इसका सिद्धांत इसमें दिया गया है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। मतलब कि करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। मतलब कि आपको जो है पाठ्य पुस्तक को केंद्रित नहीं करना है, बल्कि इसमें आपको बच्चों को केंद्रित मानकर पढ़ाना है, ना कि पुस्तक को केंद्र मानकर आपको पढ़ाना है। बच्चों को आपको केंद्र मानकर पढ़ाना है। इसमें यही कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। जो भी आपका करिकुलम होगा वो आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर केंद्रित ना हो। मतलब कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही आधारित ना हो, वो बच्चों पर भी आधारित हो। उस प्रकार से आपको उन्हें पढ़ाना है। नेक्स्ट है इसमें विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। द एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द स्कूल शुड बी लिंक्ड टू द वेरियस टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज़। जितना भी आप विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देते हैं उन्हें आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे। जितनी भी आप स्कूल में गतिविधियां कराते हैं उन्हें आप शिक्षा से को रिलेट करके सिखाएंगे तो जो है बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं आज के टाइम में स्कूल में, तो उन सभी को आप शिक्षा से जोड़कर अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। लास्ट इनका सिद्धांत दिया गया है, जो 5वां सिद्धांत है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर नेशनल वैल्यू। उन्हें जो है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति उन्हें आस्थावान बनाना चाहिए। मतलब कि उन्हें राष्ट्र के प्रति जो भी उनके राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य है उस प्रकार के विद्यार्थी उन्हें बनाकर आपको तैयार करना चाहिए। तो ये सभी 5 जो सिद्धांत हैं इनसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप फिर से इसे देख लीजिए। इसमें लिखा गया है कि स्कूल को बाहरी जो इस ज्ञान है उसे स्कूल के बाहरी जीवन से जितना ज़्यादा आप जोड़कर पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए ये आपको कहा गया है। और जो आपका करिकुलम है वो टेक्स्ट बुक पर आधारित ना हो, मतलब कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। और विद्यालय में दी जाने वाली सभी शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति उन्हें आस्थावान विद्यार्थी बनाकर तैयार किए जाने चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं यही आपके सिद्धांत में लिखा गया और इनसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब हम इनके कुछ सुझाव देखेंगे। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है उनके कुछ प्रमुख सुझाव है उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट लिखा गया है वो आप देख सकते हैं, बालक सक्रिय, चाइल्ड मतलब एक्टिव है, वह स्वयं से जाने और स्वयं से सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। मतलब कि इसमें कहा गया है जितना छात्र खुद से सीखेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे और जो है लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। वो स्वयं गलतियां करेंगे, स्वयं किसी चीज़ को सुधार करेंगे, खुद जोड़ तोड़ करेंगे, उसमें मॉडिफाई करेंगे, तो यही सभी चीज़ों से बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखेंगे। जितना ज़्यादा बच्चा एक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। और बच्चों को की त्रुटियों को, जो बच्चे त्रुटियां करते हैं उन्हें आपको हमेशा पॉजिटिव वे में लेना है, ना कि नेगेटिव वे में। आपको हमेशा उनकी गलतियों को, त्रुटियों को पॉजिटिव लेकर चलना है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे गलतियां करेंगे उतने ज़्यादा ही वो अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो यही इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है इसमें सीखना सक्रिय, मतलब कि लर्निंग एक्टिव व सामाजिक गतिविधि सोशल एक्टिविटी है। सीखने में यांत्रिकता का बार बार प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब कि यांत्रिकता का बार बार प्रयोग नहीं होना चाहिए। जितना है सीखना जो सक्रिय होगा और सामाजिक गतिविधि होती है, जो इसमें दोहराने की प्रक्रिया है उसे हमें बार बार नहीं करनी चाहिए। जो सीखना है वो सक्रिय है और सामाजिक गतिविधि है, यही इसमें कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सीखने को डर और अनुशासन, डिसिप्लिन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। सीखने को डर और अनुशासन, जो आपका डर और अनुशासन है, डिसिप्लिन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाना चाहिए, ना कि डर और अनुशासन से। इसे ही
जो NCF 2005 है उसमें कहा गया। जितना ज़्यादा आप बच्चों को आनंद और उत्साह के साथ पढ़ाएंगे और ना कि डरा धमका कर, ना ही डिसिप्लिन के साथ, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। यही सभी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, इसमें बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माने जाए, उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। अब प्रत्येक बच्चा अनेक अनेक भाषाओं को जानता है, प्रत्येक की भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो उनके जो भाषा हैं और उनकी संस्कृति, उसे सम्मान दिया जाना चाहिए। और जो बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल में भी, घर में भी और समुदाय सभी जगह महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। आप बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा आपको प्रोत्साहित करना है और उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण मानना है। तो बच्चों को आप बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। नेक्स्ट है, इसमें प्राथमिक स्तर पर, मतलब कि जो प्राइमरी लेवल है, उस पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया। जो लैंग्वेज है, भाषा और जो आपका गणित है, उसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो आपका प्राइमरी लेवल है। आपसे प्राइमरी लेवल पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो प्राइमरी लेवल पर पाठ्यचर्या की गतिविधि में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसे माना गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा और गणित को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। किसी भी पॉइंट्स को उठाकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इसमें बहुभाषी मल्टीलिंगुअल कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं, मतलब कि त्रिभाषा की वकालत करता है। जो बहुभाषी होता है वो मल्टीलिंगुअल होता है, मतलब कि आपके कक्षा में अनेक प्रकार के भाषाओं को बोलने वाले बच्चे होंगे, तो इसे ही हम बहुभाषिकता का नाम देते हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो NCF है वो 3 भाषाओं की वकालत करता है। सबसे पहला आपको मानना है महत्वपूर्ण मातृभाषा को, जो भी उनका मदर टंग होता है उसे आपको सबसे पहले रखना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने मातृभाषा में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको हिंदी को रखना है, हिंदी या फिर इंग्लिश, उसे भी आप रख सकते हैं। थर्ड में आप रखेंगे किसी भी एक विदेशी भाषा। तो इस प्रकार से जो NCF है वो 3 भाषाओं की वकालत करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको उनकी मातृभाषा को ही मानना है। अब भाषा के 4 कौशल की बात भी इसमें की गई है, जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। ये आपके बेसिकली लैंग्वेज में सबसे महत्वपूर्ण होता है। लैंग्वेज में ही आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इनके क्रम भी याद रखने हैं कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, टोटल 4 प्रकार के आपके भाषा कौशल होते हैं। जब लैंग्वेज की क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें से रिसेप्टिव लैंग्वेज कौन सा है, प्रोडक्टिव लैंग्वेज कौन सा है, मतलब कि अभिव्यक्तात्मक, ग्रहणात्मक, ये सभी कौशल कौन से हैं। इन सभी को हम अपने लैंग्वेज के क्लास में ऐड करेंगे। तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, और इस टॉपिक में जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना चाहिए उन सभी को ही इसमें ऐड किया गया है, ना कि किसी भी अननेसेसरी चीज़ों को इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है। तो इतना अगर आपने कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमें अनेक प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं, वो नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती है। इसीलिए हमें किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। हम नेगेटिव चीज़ों को भी ज्ञान नहीं मान सकते, इसीलिए हमें किसी भी सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। जो शिक्षण सूत्र हैं उनकी क्लास भी हम एक अलग से क्लास में रखेंगे। उन सभी टॉपिक्स को हम एक क्लास में कवर करेंगे। तो आपके जो शिक्षण सूत्र हैं उससे भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आगमन विधि में आपके कौन से सूत्र निगमन विधि में आपके कौन से सूत्र आते हैं। तो इन सभी सूत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सभी की क्लासेस हम अलग से रखेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट है हमारा, इसमें सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। जो भी सजा देते हैं आप बच्चों को, उसे तो बिल्कुल बहिष्कार कर दिया गया है NCF 2005 के द्वारा, और जितने भी पुरस्कार होते हैं उन्हें भी सीमित कर दिया जाए, ये आपके NCF में कहा गया है। नेक्स्ट है, इसमें
सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए। जो भी आपके सह शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं स्कूल में, उसमें जो बच्चे होते हैं उनके साथ साथ अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। कुछ भी जब आपके स्कूल में प्रोग्राम होता है उसमें बच्चों के साथ साथ अभिभावकों, उनके पेरेंट्स को भी जोड़ा जाना चाहिए। ये NCF 2005 में कहा गया है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है इसमें जो भी सुझाव दिए गए हैं उसके बारे में हम एक एक करके देख रहे हैं। तो नेक्स्ट सुझाव आप देख सकते हैं, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। पुस्तकालय लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। जो लाइब्रेरी होती है स्कूल में, उनमें बच्चों को अपने स्वयं के अनुसार पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। जो भी उन्हें पसंद आ रहा है वो पुस्तक वो पढ़ सकें, इस प्रकार के उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समुदाय को मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दिया जाना चाहिए। मानसिक स्तर एवं योग्यता एलिजिबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। जो भी उनके मानसिक स्तर हैं, उनकी योग्यता के आधार पर जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। बालकों के चहुमुखी विकास ऑलराउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। अब जो आपका विकास होगा वो बालक के संपूर्ण ऑलराउंड डेवलपमेंट पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए। सबसे जो आपका मेन होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है वो आपका समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा आपने देखा होगा, जो आपके 6 to 8 का सिलेबस है उसमें समावेशी शिक्षा का एक पूरा यूनिट दे दिया गया है। तो उस पर भी हम आएंगे और उससे जो संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम डील करेंगे। उनसे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समावेशी शिक्षा का ही अर्थ होता है कि उसमें दिव्यांग बच्चे भी आ जाते हैं और सामान्य बच्चे भी आ जाते हैं। इन सभी को एक साथ मिलाकर शिक्षा देना ही आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो जितना हो सके बच्चों को समावेशी वातावरण उनके लिए तैयार करना ज़रूरी होता है। तो यही सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये सभी जो है NCF के सुझाव से हो गए। अब हम देखेंगे जो NCF 5 विषयों पर जोर देता है उसके बारे में आप देख सकते हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जितना बच्चा खुद से सीखेगा, खुद से करके सीखेगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटी के माध्यम से सीखेगा, तो बच्चा है वो उतना अच्छे तरीके से सीखेगा। नेक्स्ट है इसमें निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। थर्ड है परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। फोर्थ है सामूहिक विधि, कलेक्टिव लॉ। और फिफ्थ है मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड। तो इन सभी जो 5 विषय है उन पर NCF 2005 जोर देता है। अब NCF 2005 के बारे में आगे लिखा गया कि NCF 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत ही नहीं बल्कि एक ऐसा सुगम करता है, फैसिलिटेटर है जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। जो आपका शिक्षक होता है उसे NCF 2005 ने एक फैसिलिटेटर का नाम दिया है। जो शिक्षक होता है वो एक सुगम करता होता है। शिक्षक के द्वारा ही बच्चे सभी ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं। ये NCF 2005 के सिद्धांत में कहा गया है। जो इनका डॉक्यूमेंट है उसमें इन्होंने जो शिक्षक है उसे फैसिलिटेटर के रूप में माना है और उन्हें एक बच्चों का सहायक के रूप में जो उन्हें सूचना प्रदान करता है उसके रूप में माना है। तो ये सभी चीज़ें आपके NCF 2005 में दी गई है और उन्होंने 5 जो सिद्धांत दिए हैं, रोट लर्निंग से मुक्त करना, बच्चों को ज़्यादा उनके बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना और टेक्स्ट बुक सेंटर्ड ना हो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन्हें आपको याद रखना है और इनसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक हमने इसकी थ्योरी देख ली। अब हम इससे जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आज हमने NCF 2005 पढ़ा, इसके बाद हम NEP 2020 पढ़ेंगे और उसके बाद RT Act 2009 भी करेंगे। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को हम एक एक करके कवर करते हुए जाएंगे। सभी टॉपिक्स आपके कवर होंगे, आप बेफिक्र रहिए और जो भी नया हो वो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड
की जा रही हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत में प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब तैयार की गई थी? 1968, 1969, 1970 या 1971? व्हेन वॉज द फर्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड इन इंडिया? तो आपको सबसे जो पहली पाठ्यचर्या है वो कब बनकर तैयार हुई, कि रूपरेखा कब तैयार की गई, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1968। 1968 में प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई थी। अब इसके बारे में कुछ डिटेल भी आप नोट कर लीजिए कि जो भारत था हमारा, उसमें सबसे पहला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का जो ढांचा तैयार किया गया था, मतलब कि रूपरेखा, वो आपका तैयार किया गया था 1968 में। जो ये रूपरेखा तैयार की गई थी उसमें आपके दिशा निर्देश, जो भी दिशा निर्देश थे और जो सिद्धांत थे उस पर ही आधारित ये रूपरेखा तैयार की गई थी, जो कि अभी तक चल रही है। इसका जो उद्देश्य था, एक समान पाठ्यक्रम संरचना प्रदान करना था और जितने भी राज्यों में शिक्षा में एक रूपता को बढ़ावा देना था। जितने भी आपके भारत में राज्य हैं उनमें एक रूपता, मतलब एक समान शिक्षा को बढ़ावा देना था, ये आपके एनसीएफ 2005 में कहा गया था। और इसमें जो संपूर्ण विकास है, समग्र विकास, ज्ञान के एकीकरण और निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता के महत्व पर भी जोर दिया जाना चाहिए। ये आपके एनसीएफ 2005 में इन सभी बातों को कहा गया था। तो ये जो है आपका, ये सभी बातें आपके 1968 में कही गई थी एनसीएफ 2005 में। तो ये सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों के लिए शारीरिक परेशानी का सामान्य स्रोत क्या है? स्कूल का लंबा रास्ता, शारीरिक दंड, भारी स्कूल बैग और उपरोक्त सभी। कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर द चिल्ड्रन इज लॉन्ग वे टू स्कूल, कॉर्पोरल पनिशमेंट, हैवी स्कूल बैग्स या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चों के लिए शारीरिक परेशानी का सामान्य स्रोत है वो स्कूल का लंबा रास्ता भी है। जितना स्कूल का लंबा रास्ता होगा उतना बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होगी। तो अभी जो NEP 2020 है उसमें उन्होंने कहा है कि जो बच्चे और स्कूल का जो डिस्टेंस है वो आपका होना चाहिए 1 किलोमीटर के अंतराल में। बच्चों का घर और उनका स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर के अंतराल पर होना चाहिए, NEP 2020 ने कहा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि स्कूल का लंबा रास्ता भी बच्चों के लिए शारीरिक परेशानी का सामान्य स्रोत होगा। शारीरिक दंड आपको किसी भी प्रकार से बच्चों को नहीं देना है। अगर आपने आज की डेट पर बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक दंड दी तो आपके ऊपर ही कार्रवाई हो सकती है। और भारी स्कूल बैग, इसे भी जो पुस्तक केंद्रित है, इसे आपके एनसीएफ 2005 में के सिद्धांत में इसे भी गलत माना है। तो इस प्रकार से ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। इन सभी से जो बच्चों को शारीरिक परेशानी होती है, तो इसीलिए इन सभी को एनसीएफ 2005 के द्वारा अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। तो इन सभी को अब आपको बच्चों पर लागू नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक है मालिक, नेता, सुविधा या उपरोक्त सभी। टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इज एज बॉस, लीडर, फैसिलिटेटर या ऑल ऑफ द अबव। अब अभी जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी तब हमने बताया कि एनसीएफ 2005 में जो शिक्षक हैं वो आपके सुविधा, मतलब कि फैसिलिटेटर के रूप में माने गए हैं। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके शिक्षक होते हैं वो एक सुगमकर्ता होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो बॉस या नेता होने तक ही सीमित नहीं है। जो आपके शिक्षक होते हैं वो एक सुविधाकर्ता के रूप में आपके लिए कार्य करते हैं। जो शिक्षक होते हैं उन्हें एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो आपके शिक्षण को एक एक्टिव शिक्षण के रूप में सिखा सके। जितना उसमें आलोचनात्मक सोच हो, मतलब कि क्रिटिकल सोच हो, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, उसे उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। और जो जितना भी छात्रों के डेवलपमेंट है उसे शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। जो शिक्षक होते हैं उन्हें बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहिए। एक प्रकार से जो फैसिलिटेटर का कार्य कर रहे हैं शिक्षक, उन्हें मार्गदर्शन के रूप में भी उन्हें
सिखा सकते हैं और समर्थन दे सकते हैं, और स्वयं के ज्ञान ही नहीं बल्कि बच्चों के ज्ञान को भी उन्हें शामिल करके उन्हें अच्छे से सिखाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए ही जो शिक्षक है उन्हें एक सुगमकर्ता के रूप में माना गया है, सुविधाकर्ता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुविधा मतलब कि फैसिलिटेटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा गया है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं, एनसीएफ के अनुसार शिक्षक ज्ञान का एक सह निर्माता है। आंशिक रूप से सहमत, सहमत, दृढ़तापूर्वक सहमत या सहमत नहीं। डू यू एग्री विथ द स्टेटमेंट एज पर एनसीएफ द टीचर इज द को कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। पार्शियली एग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री या नॉट एग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्ट्रांगली एग्री हो जाएगा, मतलब कि दृढ़तापूर्वक सहमत हो जाएगा। जो शिक्षक ज्ञान का सह निर्माता है, को कंस्ट्रक्टर है, वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक को हमने जो सुविधाकर्ता के रूप में माना है और शिक्षक ज्ञान का सह निर्माता भी है, तो ये सभी चीज़ें इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो ये स्ट्रांगली एग्री करता है। तो इसमें यही कहा गया है कि शिक्षक जितना सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाता है और जो छात्रों के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करता है, तो इसीलिए सह निर्माता कहा गया है शिक्षक के ज्ञान को। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज इस कथन की अनुशंसा करता है, शिक्षक को यह पहचानने और महत्व देने के लिए सशक्त होना चाहिए कि बच्चे अपने घर, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से क्या सीखते हैं और बच्चों के लिए क्या खोज के अवसर पैदा करते हैं। एनसीएफटी 2010, एनसीएफ 2005 या एनईपी 2000 या एनईपी 1986 या इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड दिस स्टेटमेंट, टीचर नीड्स टू बी empowered to recognize and value what children learn from their home, social and cultural environment and create opportunities for children to discover। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005। हमने जब इसकी थ्योरी पढ़ी तब हमने देखा कि बच्चे कैसे सीखते हैं और किस प्रकार से सीखते हैं, इसी सभी चीज़ों को हमें एनसीएफ 2005 में बताना है। यही इनके सिद्धांत में कहा गया था कि बच्चों के खोज के लिए अवसर पैदा करें, जितना बच्चों के खोज के लिए अवसर पैदा करें, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दें, उन्हें खोज के अवसर प्रदान करें। तो यही सभी चीज़ें एनसीएफ 2005 कहता है, तो यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जितना बच्चों को खोज के अवसर देंगे, जितना ज़्यादा उन्हें हैंड्स ऑन एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखाएंगे, तो बच्चे हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट है इसमें हमारा नंबर 6। कई अध्ययनों से पता चला है कि द्विभाषी दक्षता के स्तर को बढ़ाती है। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता, विविध सोच या उपरोक्त सभी। Several studies have shown that bilingual proficiency rise the level of cognitive growth, social tolerance, diversified thinking या all of the above। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास भी द्विभाषी दक्षता के स्तर को बढ़ाती है, सामाजिक सहिष्णुता भी और विविध सोच भी इसमें जो है द्विभाषी दक्षता को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य का निर्माण क्या है? द्विभाषावाद, बहुभाषावाद, केवल अंग्रेजी या इनमें से कोई भी नहीं। द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर एनसीएफ 2005 इज द क्रिएशन ऑफ बाइलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, इंग्लिश ओनली या नन ऑफ द अबव। तो हमने देखा था कि जो अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य का निर्माण है वो आपके बहुभाषावाद के अंतर्गत आएगा, मतलब कि मल्टीलिंगुअलिज्म के अंतर्गत आएगा। जो एनसीएफ है उन्होंने त्रिभाषा की वकालत की थी। सबसे पहला उन्होंने कहा था कि उन्हें मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, जो भी बच्चे हैं उनकी मातृभाषा को आपको सबसे पहले स्थान पर रखना है, और सेकंड में आपको हिंदी या इंग्लिश इसमें से किसी को भी रखना था, और जो थर्ड था आपका उसमें आप विदेशी भाषाओं को रख सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने त्रिभाषा का वकालत किया था, जो कि आपके आएंगे बहुभाषावाद मतलब कि मल्टीलिंगुअलिज्म के अंतर्गत। इसमें आपको बच्चों को समग्र और समावेशी तरीके से उनके भाषा कौशल को विकसित करना है, यही इसमें कहा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। बच्चों को खतरे में पढ़ने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले के रूप में लेबल करना, ऐसे बच्चे की पहचान करना जिन्हें उपचार की आवश्यकता है, या उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज नॉट टू मोटिव चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट, टू लेबल द चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर्स, टू आइडेंटिफाई चाइल्ड हु नीड्स रेमिडिएशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आपको बच्चों को खतरे में पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करना है, किसी भी बच्चों को लेबल नहीं करना है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के ऊपर आपको लेबल नहीं लगाना है, आपको किसी को भी पक्षपात रूप से नहीं पढ़ाना है, किसी भी बच्चों को आप लेबल नहीं कर सकते। और ऐसे बच्चे की पहचान करना जिन्हें उपचार की आवश्यकता है, ये सभी चीज़ें भी आप नहीं कर सकते। तो उपरोक्त सभी, ये सभी आपके मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा MLL का मतलब क्या है। MLL स्टैंड्स फॉर सीखने का न्यूनतम स्तर, सीखने का अधिकतम स्तर, सुनने का न्यूनतम स्तर, या इनमें से कोई नहीं। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग, या नन ऑफ द अबव। तो MLL का मतलब जो है वो हो जाएगा आपका सीखने का न्यूनतम स्तर। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को ही हम MLL का नाम देते हैं। जो MLL होता है उसका अर्थ ही होता है सीखने का न्यूनतम स्तर। इसमें जो है ज्ञान, कौशल और दक्षता, इसके जो न्यूनतम मानक होते हैं उन्हें इस स्तर में हमें संदर्भित करना होता है। जितने आपके न्यूनतम स्तर हैं, जो ज्ञान, कौशल और दक्षता जो होते हैं उन्हें हमें न्यूनतम तौर पर एक संदर्भित करना होता है। जिससे MLL बेसिकली ये होता है कि जो छात्रों की प्रगति होती है उसके आकलन और उसके निगरानी करने में उसे मदद करता है, और ये ऐसा सुनिश्चित करता है कि अपने शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल कर लिया है। उसने जो है अपने शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल कर लिया है, यही सभी MLL के अंतर्गत आता है। तो जो सीखने का न्यूनतम स्तर है वो MLL का मतलब हो जाएगा, MLL का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। NCF 2005 कहता है कि बच्चे असफल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत है। ऑप्शन दिए गए हैं सहमत, दृढ़तापूर्वक सहमत, असहमत और दृढ़तापूर्वक असहमत। NCF 2005 says that children do not fail, they indicate the failure of the school, agree, strongly agree, discourage या strongly disagree। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो NCF 2005 कहता है कि बच्चे असफल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वक सहमत। जो स्ट्रांगली एग्री है होते हैं वो असफल नहीं होते बल्कि वे स्कूल की विफलता का संकेत होते हैं। तो ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अगर असफल हो रहे हैं तो वो बच्चे की गलती नहीं है, वो स्कूल की गलती होती है कि उन्होंने बच्चों को अच्छे तरीके से मार्गदर्शन नहीं दिया। तो वो स्कूल की जिम्मेदारी बन जाती है कि स्कूल के विफलता के कारण ही बच्चे असफल होते हैं, असफल हो रहे हैं, तो वो स्कूल की विफलता के कारण ही बच्चे असफल हो रहे हैं। बच्चों को वो अच्छे तरीके से सिखा नहीं पाए, इसीलिए बच्चों की असफलता का कारण ही स्कूल को माना गया है। तो ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आपको बच्चों को कभी भी गलत नहीं मानना है बल्कि स्कूल को गलत मानकर चलना है। तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप बच्चों को गलत मानकर किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा गलत होगा। इसीलिए आपको बच्चों को हमेशा उच्च स्थान पर रखना है और स्कूल को हमेशा निचले स्थान पर रखकर, इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके सभी क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे। तो दोस्तों आज हमने देखा NCF 2005, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा और इससे जो रिलेटेड MCQs थे उन्हें भी हमने देखा। तो आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और जितना हो सके इसे आप शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और जो भी नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जो भी नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अगर वहाँ 500 मेंबर भी ऐड हो गए तो हम सभी PDF वहाँ आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके उसमें आप सभी ऐड हो जाइए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।